हेलो गाइस, माय नेम इज आकांक्षा वाजपेयी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो आने वाले सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कंचन के बीच जो संवाद है वो कौन से बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं दीघ निकाय, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय के अंगुत्तर निकाय। जैसे हम बात करते हैं कि एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी जो कंचन है इनके बीच जो सम्मान दिया गया है वो दिया गया हमारा मध्यम निकाय में। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मध्यम निकाय। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा गया है कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। अगर हम बात करें बौद्ध संघ या फिर मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों के संग्रह की, तो वो हमारे किया गया था विनय पिटक में। किसने कहा गया था? विनय पिटक हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा है कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी कि 6 दर्शन में कौन शामिल है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी कि 6 दर्शन में सत्यार्थ प्रकाश है, वैशेषिक है, महाभारत है कि उपनिषद है। जैसा हम जानते हैं कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी 6 दर्शन में हमारा वैशेषिक जो है वो है कौन? हमारा वैशेषिक हमारा सही आंसर हो जाएगा। वैशेषिक की रचना किसने की थी? कणाद ने की थी। किसने की थी? कणाद ने। तो 6 पद्धति में कौन से आते हैं? हमारा न्याय मीमांसा आता है और हमारा साक्ष्य मीमांसा आता है, उत्तर मीमांसा आता है और हमारा पूर्व मीमांसा आता है। ठीक है, ये सब हमारे आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बात की गई है कि पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था। जैसे हम बात करते हैं अगर पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर इनके राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था, तो वो आया था हमारा मेगस्थनीज। कौन आया था? मेगस्थनीज। और किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि अरिकामेडु के विषय में पूर्ण कथन सत्य बताइए। किसके विषय में? अरिकामेडु के विषय में। तो पहला दिया गया है कि ये पुडुचेरी में स्थित है। दूसरा, ये अरिकामेडु महत्वपूर्ण पत्तन था। तीसरा है कि यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। चौथा है कि यहाँ पर यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिली हैं। और पांचवा कह रहा है यहाँ के राजा चेरवंशी थे। अगर हम बात करें अरिकामेडु की, तो अरिकामेडु का पहला है कि यह पुडुचेरी में स्थित है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये पुडुचेरी में स्थित है। ठीक है, दूसरा कह रहा है अरिकामेडु महत्वपूर्ण पत्तन था, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है यहाँ पर यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिली हैं। नहीं, ये गलत है। यहाँ पे यूनानी नहीं, यहाँ पर रोम साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिली हैं। कैसी? रोम साम्राज्य से वस्तुएं जो है वो संबंधित मिली हैं। ठीक है, रोम सही हो जाएगा। यहाँ पे यूनानी दिया गया है तो हमारा ही गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है यहाँ के राजा चेरवंशी थे। नहीं, यहाँ के राजा चेर नहीं चोल वंशी थे। कौन से राजा थे? यहाँ के चोल वंशी राजा थे यहाँ थे। ठीक है, तो ये चेर है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सदन सत्य है? तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसमें दिया गया है, तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि चीनी यात्री हैंसोंग किस राजा के दरबार में आया है। हैंसोंग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई थी। अगर कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई थी, तो वो हमारी कही गई थी अभिज्ञान शकुंतलम में। किसमें? अभिज्ञान शकुंतलम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करें भीतर गांव के मंदिर की, तो वो हमारे उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में है, बिहार में है कि बांग्ला में है, यानी कि पश्चिम बंगाल में है। अगर हम बात करें भीतर गांव का मंदिर, तो सबको पता है कि वो हमारे कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है भीतर गांव का मंदिर? उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो कि वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक है, उनके उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे कौन? 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव। इनके जो उपदेश थे उनको जाना जाता था भगवती धर्म के नाम से। किससे? भगवती धर्म के नाम से जाना जाता था। आगे हमसे पूछ रहा है कि मुगल काल में खुदाकास्त और पहिकास्त क्या थे। अगर मुगल काल में खुदाकास्त और पहिकास्त की बात करें तो ये दोनों हमारे थे किसानों के प्रकार। क्या थे? किसानों के प्रकार सही हो जाएगा।
आगे पूछ रहा है कि मुगल काल में मंजिलावादी, सिपहयावादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे था। तो मुगल काल में मंजिलावादी, सिपहयावादी, जो मुल्क आबादी थी वो हमारी पुस्तक के भाग थे। क्या थे? हमारे पुस्तक के भाग। और जो मंजिलावादी, सिपहयावादी और मुल्क आबादी है वो आईने अकबरी के तीनों भाग हैं। किसके हैं? आईने अकबरी के। और ये किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा और उसका ये तीसरा पार्ट है ये आईने अकबरी, और उसके 3 पार्ट है मंजिलावादी, सिपहयावादी और मुल्क आबादी। तो पुस्तक के भाग सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई थी। अगर हम बात करें स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब की तो वो करवाई थी ताराबाई शिंदे ने। किसने? ताराबाई शिंदे हो जाएगा। और कब करवाई थी? 1888 में करवाई थी, और मराठी भाषा में करवाई थी। किसमें? मराठी भाषा में। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार यानी कि प्रति सरकार की स्थापना कब की गई थी। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार यानी कि प्रति सरकार की स्थापना, तो वो की गई थी 1943 से लेकर 1945 तक। ठीक है, हमारा 1943 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में कहा गया है कि विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। किसकी बात कही गई है? विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की। लेकिन इसमें हमसे पूछा नहीं दिया गया है, तो हमारी भाषा की बात नहीं दी गई है। भाषा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा गया है कि भारत में पथ विक्रेता यानी कि जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिकार कब लागू हुआ था। तो ये हमारा लागू हुआ था 2014 में। ठीक है, 2014 सही हो जाएगा। आगे हमसे पूछ रहा है कि अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत के किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी कि हमारे भारत ने अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो वो हमारे लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो कनाडा से, अमेरिका से हमारे मूल अधिकार लिए गए हैं, और ऐसे ही हर जगह से कुछ ना कुछ लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है कनाडा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया है। अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी मृत्यु के बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं वो हमारे बने हैं BD जत्ती। कौन बने हैं? BD जत्ती। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1977 में हुई थी। और 1977 में जब इनकी मृत्यु हो गई तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में BD जत्ती ने कार्य किया। जैसे आप जानते हैं सिर्फ 2 ही राष्ट्रपति अब तक भारत में ऐसे हुए हैं जिनकी पद पर मृत्यु हुई है। एक हुई है आपके फखरुद्दीन अली अहमद की, और एक हुई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की 1969 में। ठीक है, 1969 में बनी हुई थी। उसके बाद कौन बने थे? BV गिरी बने थे। और BV गिरी ने भी इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति बनने के चक्कर में। तो कब कौन बने थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने थे। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो भारत के राष्ट्रपति बने वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि किन 2 राज्यों के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का समान है। तो किन 2 राज्यों के लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है। तो वो हमारे हैं आंध्र प्रदेश और राजस्थान की। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? और 25 हैं। और आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 हैं। तो 2 राज्य ऐसे हो जाएंगे जिनकी लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान हो जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्यसभा पूछा होता तो हमारा हो जाता राजस्थान और उड़ीसा, क्योंकि राजस्थान और उड़ीसा दोनों में 10-10 सीटें हैं राज्यसभा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है बच्चों की सुविधा और मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर कितना है। बच्चों की सुविधा और मदद देने के लिए जो निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है 1098 है। कितना है? 1098। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार है वो निर्धारित किया गया है। अगर हम मंत्रिपरिषद के आकार की बात करें तो 91वां संविधान संशोधन हो जाएगा, 2003 में हुआ था। इसके द्वारा क्या किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित कर दिया गया। कहा गया कि लोकसभा में 15% से अधिक नहीं होंगे। जैसे कि राजस्थान की अगर हम बात कर लें तो राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में 15% यानी कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 200 हैं। और 200 का 15% यानी कि 30 हो जाएगा। और 29+1 है। ठीक है, वर्तमान में कितने? 29+1। आगे बात करते हैं। आगे पूछ रहा है हमसे कि 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है। तो किसने की है 1989 में? PK थुंगन समिति ने। किसने? PK थुंगन समिति सही हो जाएगा। इसने ऑप्शन में ही आंसर, क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, क्योंकि 1989 में PK थुंगन समिति आई थी। भीमराव यानी BR मेहता समिति यानी बलवंत राय मेहता समिति ये कब आई थी? ये आई थी हमारी 1957 में आई थी। और जो अशोक मेहता समिति आई थी वो हमारी आई थी 1977 में आई थी। सादिक अली समिति आई थी, ये हमारी आई थी 1964 में आई थी। ठीक है, और 1989 में PK थुंगन समिति आई थी।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। अगर हम बात करें उपाधियों के अंत की, तो उपाधियों का अंत है जो हमारा है समानता के अधिकार का हिस्सा। ठीक है, किसका हिस्सा है? समानता के अधिकार का हिस्सा है। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक किसकी बात की गई है? समानता के अधिकार की। जो उपाधियों का अंत है वो आर्टिकल 18 में ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचाने। यानी भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुछ भाषाएं दी गई हैं, उसका सही समूह क्या है? वो हमारा सही समूह हो जाएगा क्या हो जाएगा? संथाली, हिंदी और संस्कृत। क्योंकि अब जैसा आप जानते हैं अंग्रेजी नहीं है और अंग्रेजी नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे ना। हमारा संथाली, हिंदी, संस्कृत सही हो जाएगा। इससे पहले मैंने भी एक भाषा वाला टॉपिक का जो वीडियो है वो डाल रखा है, अगर आपने वो ना देखा तो विजिट कर लीजिए। उसमें मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से 22 भाषाओं के बारे में बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन को रात से विभाजित करता है वो प्रदीप्ति वर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदीप्ति वर्त। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि अवरोही पवनें प्रभावित होती हैं, तो अवरोही पवनें कहाँ प्रभावित होती है? तो अवरोही पवनें जो होती हैं वो हमारे, अवरोही का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, यानी बड़े से छोटे की तरफ। तो बड़े से छोटे की तरफ यानी घाटी से पर्वत की तरफ। कैसे? घाटी से पर्वत की तरफ जो होती है वो अवरोही पवनें प्रभावित होती हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि इस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार कितना लगभग है? अगर हम इस तरंग के छाया विस्तार की बात करें तो वो है 105 से लेकर 145 डिग्री तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कयाल किस तट पर स्थित है? अगर हम कयाल की बात करें तो वो हमारे मालाबार तट पर स्थित है। ठीक है, कयाल किस तट पर है? तो मालाबार तट पर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ और फेकोलिथ किससे संबंधित हैं? अगर हम बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ और फेकोलिथ की बात करें तो वो हमारे संबंधित है ज्वालामुखी से। किससे हो जाएंगे? ज्वालामुखी से बेथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ और फेकोलिथ संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि फैंस के बारे में कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? अगर हम बात करते हैं फैंस की तो पहला हमारा ऑप्शन है जो फैंस की खदानें हैं वो कहाँ से मिली है? मेहरगढ़ में मिली हैं। दूसरा पहुंचा है फैंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। तीसरा कह रहा है बालू व स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। चौथा कह रहा है उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत है वो चढ़ाई जाती है। आगे कह रहा है कि फैंस से मन के चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें फैंस की तो फैंस की खदानें मेहरगढ़ से कैसे मिल सकती है? क्योंकि फैंस जो होता है वो प्राकृतिक तौर पर पाया ही नहीं जाता, वो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। अगर वो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है तो उसकी कोई खदानें नहीं मिलेंगी, तो ये पहला और दूसरा गलत हो गया। तीसरा बालू या स्फटिक पत्थर, ये बिल्कुल सही बात है कि बालू और जो स्फटिक पत्थर होता है उसका जो चूर्ण होता है उसको हम गोंद में मिला लेते हैं और उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। बिल्कुल सही ये बात है, उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत है वो चढ़ाई जाती है। फैन से मन के चूड़ियाँ, झुमके और जो छोटे बर्तन हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला और दूसरा गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ये पहला और दूसरा गलत हो गया, बाकी तीसरा, चौथा और पाँचवा सही हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन थर्ड में दिया गया तीसरा, चौथा, पाँचवा सही है फैंस के बारे में। ठीक है, और आगे पूछ रहा है कि ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है? अगर हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की तो सोम एक पौधा था। बिल्कुल सही बात है, ऋग्वैदिक काल में सोम एक पौधा था जिससे हम रस प्राप्त करते थे, इसीलिए उसे सोम रस कहा जाता था। आगे कह रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रमुख देवता थे। नहीं, जो ब्रह्मा, विष्णु और जो महेश थे वो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता थे, ऋग्वैदिक काल में नहीं थे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था। ये भी बिल्कुल सही बात है, जो ऋग्वैदिक काल में सूक्त था उसका मतलब अच्छी तरह से बोला गया था। आगे कह रहा है कि उपनिषद व आरण्यक ग्रंथ रचे गए थे। नहीं, उपनिषद और जो आरण्यक ग्रंथ थे वो हमारे उत्तर वैदिक काल में रचे गए थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था। ये बात गलत है, क्योंकि इंद्र जो था वो युद्ध के प्रमुख देवता थे, इसीलिए उन्हें पुरंदर कहा जाता था, तो बी वाला भी गलत है। और इसमें हमसे सत्य पूछा है तो हमारा पहला और तीसरा सत्य हो जाएगा, पहला और तीसरा इसमें दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित वनों और वृक्षों को सुमेलित कीजिए, तो इनमें से वृक्षों को और वनों को सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करेंगे। पहला हमारा दिया गया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो होता है वो महोगनी से होता है, महोगनी वृक्ष से होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वो हमारे होता है साल से।
पर्वतीय जो होता है वो स्प्रूस से होता है, और जो हमारा मैंग्रोव होता है वो हमारा होता है ताड़ से। यानी कि एक का सी हो जाएगा, एक का सी किस में दिया गया, इसमें नहीं दिया गया और इसमें भी नहीं दिया गया। 2 का डी हो जाएगा तो दोनों में दिया गया है। 3 का ए हो जाएगा, 3 का ए जो है वो ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कहा गया निम्नलिखित में से भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है। अगर लौह अयस्क की पेटियों की बात की जाए तो वो हमारे बोकारो झारखंड में है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है और मयूरभंज उड़ीसा में है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा लौह अयस्क पेटियों की अगर हम बात करें तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कहा कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है। अगर हम राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की दिशा की बात करें तो वो हमारी दक्षिण पूरब से उत्तर पूरब हो जाएगी, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब सही हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित जिलों और उनके जलवायु के प्रदेशों को सम्मिलित कीजिए। यानी कई 4 ये हमारी जिले दिए गए हैं और 4 हमारी ये जलवायु प्रदेश दिए गए हैं, तो कौन से सही हैं ये हमसे पूछ रहा है। अगर हम बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर जो हमारा होता है वो शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। ठीक है, तो 1 का डी हो जाएगा, तो 1 डी किसमें नहीं दिया गया तो इसको हटा दीजिए। दूसरा कह रहा है जयपुर, जयपुर की अगर हम बात करें तो वो हमारे उपाद्र में आता है। जयपुर किस में आता है, उपाद्र में, यानी 2 का सी हो जाएगा, तो 2 का सी किस में दिया गया है, बी में भी दिया गया है और डी में भी, सी वाले को हटा दो। तीसरा कह रहा है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर होता है वो हमारे आर्द्र वाले में आ जाता है, यानी 3 का बी, 3 का बी किस में दिया गया है, 3 का बी सिर्फ एक ऑप्शन में दिया गया डी, तो हमारा सही हो जाएगा क्योंकि झालावाड़ है वो अति आर्द्र में हो जाएगा, यानी 4 का ए, हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि जैसलमेर हमारा उपाद्र में आता है, जयपुर हमारा जैसलमेर जो हमारा आता है वो शुष्क में आता है, जयपुर हमारा उपाद्र में आता है, सवाई माधोपुर हमारा आर्द्र में आता है और झालावाड़ हमारा अति आर्द्र में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे आगे कह रहा है जिला और परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अगर हम जिला और परियोजना के संदर्भ में सही कथन की बात करें तो पहला हमारा कह रहा है चित्तौड़गढ़। अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ की तो चित्तौड़ में राणा प्रताप सागर बांध है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात करें अजमेर की, अजमेर में बीसलपुर परियोजना नहीं है, यानी तीसरा उदयपुर, उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना है, ये सही है। चौथे में प्रतापगढ़ में है जाखम परियोजना, तो ये भी सही है। यानी हमारा पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, तो पहला, तीसरा, चौथा इसमें दिया गया तो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या गया है कि किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान में भारत प्रथम स्थान है। तो किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान में भारत जो है प्रथम स्थान में है वो हमारे हैं सरसों, चना और मोठ में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, सरसों, चना और मोठ का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कहा गया है कि 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है। अगर हम 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो वो कितनी % है, वो हमारी ये 10%, कितनी है, 10% है। ठीक है, गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि विषम घाटी पंचानन की संख्या मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी। जो विषम घाटी पंचानन की संख्या है वो मेवाड़ के एक शासक थे, वो थे राणा हमीर, राणा हमीर को दी गई थी। जैसे आप जानते हैं कि 1962 में भारत और चाइना वॉर हुआ था, उसमें राणा हमीर ने अपने 120 सैनिकों के साथ मिलकर चीन के कई सारे सैनिकों से मुकाबला किया था, इसीलिए इन्हें विषम घाटी पंचानन की संख्या दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें उदयपुर के महाराणा तो वो थे हमारे इसरूप सिंह। कौन थे, इसरूप सिंह। 1850 शांति के समय उदयपुर के महाराणा इसरूप सिंह थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। अगर हम बात करें राजपूताना मध्य भारत सभा की तीसरे अधिवेशन की तो वो हमारा हुआ था अजमेर में। ठीक है, अजमेर सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त पहला वाला दिल्ली में हुआ था, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कहा गया है कि बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। जब हमारा बृहत राजस्थान था, इसका निर्माण राजस्थान के, तो बृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 को। और इसमें जो राजस्थान में हमारी जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर जैसी महत्वपूर्ण रियासतें शामिल हुई थी, इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और अगर बृहत राजस्थान में प्रधानमंत्री की बात करें तो वो हीरालाल शास्त्री बने थे। कौन बने थे, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा गया है कि बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है। अगर हम बात करें बाणासुर के शहीद के नाम से तो बाणासुर के शहीद के नाम से जाते हैं मेजर शैतान सिंह। कौन जाने जाते हैं, मेजर
शैतान सिंह जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे कहा गया है कि चारों चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था। अगर हम बात करते हैं चूरू दुर्ग की, तो चूरू दुर्ग का निर्माण करवाया गया था 1739 में, और किसने करवाया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे पूछा गया है कि तुलसी, हलारो, तिमड़िया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से अंग में पहने जाते हैं। तो अगर हम बात करें तुलसी, हलारो, तिमड़िया तथा पोत नामक आभूषण ये पहने जाते हैं गला में। कहाँ पहने जाते हैं, गले में। गले में महिलाएं कौन से आभूषण पहनती हैं, तुलसी, हलारो, तिमड़िया तथा पोत नामक आभूषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है कि विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है। अगर हम बात करें विजयदान देथा की पुस्तक है एक दुविधा, उस पर एक फिल्म का निर्माण हो चुका है। वो कौन सी फिल्म थी, वो हमारी थी दुविधा और पहली। जैसे मैंने पहली और दुविधा फिल्म की बात करी, इसमें शाहरुख खान है, और इस मूवी का निर्माण किसकी पुस्तक पर हुआ है, विजयदान देथा की पुस्तक है दुविधा पर। ठीक है, आगे हमसे पूछा गया है कि खेला नामक लोक नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। हम बात करें हेला ख्याल नामक लोक नृत्य की, तो वह राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, वो संबंधित है आपके दौसा से। किससे संबंधित है, वो आपके दौसा से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे पूछा गया है कि पटेल्या, बिछियो, ललार और माछर क्या है। अगर पटेल्या, बिछियो, ललार और माछर की बात करें तो ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। कहाँ के प्रसिद्ध गीत है, मेवाड़ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे क्या पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव के मामलों से संबंधित है। ये परिभाषित किया गया है, किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, ये परिभाषित किया गया है फेयरचाइल्ड के द्वारा। किसके, फेयरचाइल्ड के द्वारा। ठीक है, आगे हमसे पूछा गया इनमें से कौन सी श्रव्य सामग्री है। श्रव्य यानी कि सुनने वाली सामग्री, इसमें हम सुनने का प्रयोग करते हैं, तो लिंगवा फोन में ही हम सुनने का प्रयोग करते हैं, हमारी श्रव्य सामग्री है। इसके अतिरिक्त चित्र विस्तारक यंत्र हमारी दृश्य सामग्री है, ओवरहेड प्रोजेक्टर भी दृश्य सामग्री है, और बुलेटिन बोर्ड भी है। ठीक है, तो हमारा लिंगवा फोन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक किलपेट्टर द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है। तो किलपेट्टर द्वारा कौन सा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है, रचनात्मक परियोजना सही है, समस्यात्मक परियोजना ये भी किलपेट्टर ने दी थी, विध्वंसक परियोजना और अभ्यास परियोजना। तो विध्वंसक परियोजना ये नहीं दी थी किलपेट्टर ने, अभ्यास परियोजना भी दी थी, और इसमें नहीं पूछा है तो हमारा विध्वंसक परियोजना सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे पूछा गया है कि रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया। अगर हम बात करें रेखित अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन, तो वो क्या था, बीएफ स्किनर ने। किसने किया था, बीएफ स्किनर ने किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे पूछा है इनमें से कौन सा एक आकलन की सीमा नहीं है। अगर हम आकलन की सीमा की बात करें तो समय की कमी, हाँ बिल्कुल सही बात है, समय की कमी है। संकल्पनात्मक त्रुटि ये भी है हमारा, व्यय और तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति ये भी है, लेकिन प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व देना ये कब से हो गई, ये नहीं हो सकती। तो हमारे आकलन की सीमा ये प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व देना नहीं है, उसने नहीं पूछा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे पूछा गया है कि कौन सा एक पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है। यानी कि पाठ्य योजना जब हम बनाते हैं, लेसन प्लान वगैरह बनाते हैं, तो हमने पढ़ा होगा कि कौन सी पूर्वापेक्षा नहीं है। तो विषय का ज्ञान बिल्कुल सही बात है, अगर आपको लेसन प्लान बनाते हैं आप, तो विषय का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। अगर आपको विषय का ज्ञान नहीं है तो आप बच्चों को कैसे अच्छे से पढ़ा पाओगे, तो विषय का ज्ञान बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है, आप बाल मनोविज्ञान के बारे में आपको पता होना चाहिए, व्यक्ति के छोटे छोटे बच्चों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे कुछ अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान और विधियों और शिक्षण और तकनीकी ज्ञान, ये तो आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो नई शिक्षा पद्धति के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण, विधियों और तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि से हमारे लेसन प्लान का क्या लेना देना, ये हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि बच्चे के पास पैसा है कि नहीं है, बच्चा कितनी टॉफ़ी खाता है, बच्चे क्या करता है, इसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो सुकरात निर्देशन विधि से नहीं संबंधित हैं, प्लेटो प्रश्नोत्तर विधि से नहीं है, हर्बर्ट स्पेंसर संवाद विधि से नहीं है, अरस्तु ये हमारे आगमन और निगमन विधि से हैं। बिल्कुल सही बात है, उसमें सही पूछा गया तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो अरस्तु हैं ये हमारे आगमन और निगमन विधि से संबंधित है। किससे संबंधित है,
आगमन और निगमन विधि से। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा गया है कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। अगर एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण के सामान्य उद्देश्य की बात करें तो पर्यावरण से परिचित होना, बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण से परिचित होना सही है। सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना, ये भी सही है। सामाजिक आर्थिक संस्थानों में रुचि, ये भी सही है। लेकिन जाति प्रथा की प्रशंसा, जाति पात को तो हमारा धर्म मानता है, धर्म वगैरह को मानना तो ये शिक्षा में ये कब से आ गया, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य यही नहीं है कि जाति प्रथा की प्रशंसा करना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा गया है कि समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है। अगर हम बात करते हैं समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है, 5 चरणों का। कितने, 5 चरणों का सुझाव दिया गया है। पढ़ते हैं। आगे हमसे कहा गया है कि रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से वापस आती हैं। अगर हम बात करते हैं रेडियो तरंगों की तो वो हमारी आती है, कौन सी तरंग से वापस आती हैं, वो हमारी आती हैं आयान मंडल से। जैसे आप जानते हैं कि वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी, कितनी परतें होती है, 5 होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी क्षोभ मंडल, एक होती है समताप मंडल, एक होती है मध्य मंडल, एक होती है अयान मंडल, एक होती है बाहरी मंडल। जो हमारी अयान मंडल होता है, इससे रेडियो तरंगें जो होती हैं वो वायुमंडल से वापस आ जाती हैं, इस परत से होकर वापस आ जाती हैं। मध्य मंडल की बात करें तो इसमें हमारे जो उल्का पिंड है वो जल जाते हैं। समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल में जो ओजोन गैस होती है, समताप मंडल से ही ओजोन गैस रिलेटेड है। ठीक है, जो हमारी हानिकारक पृथ्वी पर हानिकारक किरणों से बचाती है। ठीक है, और क्षोभ मंडल में जितनी भी हमारी मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं। तो कौन सा ऐसा चक्रवात है जिसको समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं, तो वो हमारे टोर्नेडो सही हो जाएगा। ठीक है, समुद्र पर जल स्तंभ किसे कहते हैं, टोर्नेडो को तय कहते हैं। इसके अंदर बिली विलेज भी सही है, लेकिन टोर्नेडो हमारा ज़्यादा सही आंसर है। अगर टोर्नेडो नहीं होता तो हम बिली विलेज लगा सकते हैं। तो आप जानते हैं जो बिली विलेज है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, टाइफून जो होता है वो चाइना में होता है, और जो हरिकेन जो होता है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धारा है। अगर हम ठंडी धारा की बात करें तो जो लेब्राडोर है वो हमारी ठंडी धारा है, बेंगुला धारा है वो भी हमारी ठंडी है, ओयाशिबो है वो भी हमारी ठंडी है। लेकिन जो हमारी अलास्का धारा है ये हमारी ठंडी नहीं है, ये हमारी गर्म धारा है। तो इसने हमसे कौन सी धारा पूछा, इसने हमसे पूछा ठंडी धारा है, तो हमारी पहली, तीसरी और दूसरी हो जाएगी। पहली, तीसरी और दूसरी, इसमें सही ऑप्शन दिया गया है। जबकि चौथा अलास्का वाली तो गर्म धारा है ना, तो ये वाले तो सारे ऑप्शन कट जाएंगे क्योंकि अलास्का हमारी गर्म धारा है। इसके अतिरिक्त जो गल्फ स्ट्रीम है वो भी हमारी गर्म है। और जो ठंडी धारा की बात करें तो लेब्राडोर है, कनारी है, ओयासियो है, बेंगुला है, फॉकलैंड है, ये सब हमारी ठंडी धाराएं हैं। ठीक है, आगे हमसे पूछा गया है कि उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है। अगर हम बात करें उपभू की तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा चंद्रमा है। जब पृथ्वी और चंद्रमा की जो दूरी होती है वो सबसे कम होती है तो वो हमारे क्या कहलाती है, उपभू कहलाती है। इस समय ज्वारीय क्रम कैसा होता है, वो सामान्य से अधिक होता है। कैसा होता है, सामान्य से अधिक। इसके अतिरिक्त जब हमारी पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी सबसे अधिक होती है तो वो अपभू कहलाता है। और उपसौर्य और अपसौर क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे पास होती है तो उपसौर कहते हैं, सबसे दूर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ठीक है, उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को आती है और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को आती है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि उपभू के समय ज्वारीय क्रम कैसा होता है, सामान्य से अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, जब हमारी पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति सबसे पास होती है तो उसे उपभू कहते हैं। ठीक है, तो ये सो गाइस ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।